हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल बीएमए क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हमने टर्म 2 सीबीएसई में जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी 2021 से जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, एक कंफ्यूज है मैक्सिमम स्टूडेंट्स। एक तो सेकंड थिंग ये है कि अभी एक हमारे इंडिया में एक बड़ा नाम बड़े जोर शोर से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सीयू सीईटी यानी कि सीयू सेट, जिसको हम कहते हैं सीयू सेट या सीयू सीईटी। हर कहीं न्यूज़पेपर, न्यूज मीडिया या यूट्यूब, हर जगह पे इसका नाम 2022 में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एक्चुअल में है क्या? काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है अभी भी कि सीयूसीईटी एक्चुअल में है क्या, और इसका आप लोगों को बेनिफिट है या आप लोगों को लॉस होने वाला है। अगर हम बेसिकली जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, उनका करियर किस तरह से इसके साथ कनेक्ट है। आफ्टर 12 के बाद वो सीयूसीईटी के थ्रू, सीयू सेट के थ्रू किस तरीके से वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पूरा जो गवर्नमेंट ने ये एजेंडा प्रिपेयर किया है वो इसी के ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, अगर हम एक लाइन में बात करें कि सीयू सेट जो है वो क्या है, तो मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम बिना एंट्रांस एग्जाम के, बिना हम आफ्टर 12 के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देंगे। और अभी ड्यू ने भी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसने भी साफ साफ कह दिया है 2021 में ही एग्जाम होने वाला था। बेसिकली जो सीयू सेट है ये कोई पहली बार नहीं है, ये इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो नहीं करती थी। 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ इसको भी अप्लाई कर दिया स्ट्रिक्टली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांटिंग कमीशन है, उसने डायरेक्ट साफ साफ कह दिया इंडिया के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कि आप विदाउट इसके किसी भी स्टूडेंट्स को आफ्टर 12 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं दोगे। बट 2021 में पेंडेमिक के वजह से, कोविड का काफी ज्यादा केसेस था, सेकेंड वेव आ गया, तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाए। बट इस बार 2022 में ये छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं, मतलब उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि अब तो यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांटिंग कमीशन है, जो जैसे आप लोगों के स्कूल को सीबीएसई कंट्रोल करती है, तो वैसे ही जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो अंबेडकर हो, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको कंट्रोल जो है वो कौन करता है? कंट्रोल करता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांटिंग कमीशन। इसने नोटिफिकेशन इश्यू करके साफ साफ क्लियर कह दिया है कि 2022 से विदाउट इस एग्जाम के बिना हम किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। तो अभी तक आपके समझ में ये आया है कि सीयूसीटी जो है ये एक एंट्रांस एग्जाम है, जो आफ्टर 12 के बाद आपको क्लियर करना है, क्रैक करना है। अदरवाइज अगर किसी स्टूडेंट ने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया, तो इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। उस स्टूडेंट को तो उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो 2022 में एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो खतरा ये है कि सीयू सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट, सीयू सेट या सीयू सीईटी भी कहा जाता है, जो 2022 में प्रॉपरली होगा। वैसे तो 2021 में होने वाला था, बट पेंडेमिक और कोविड इश्यू की वजह से नहीं हो पाया। अब एक्चुअल में है क्या, अब ये समझते हैं क्या प्रपोजल है गवर्नमेंट का। बेसिकली अगर हम ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं आपको, जितना ऑप्शन साइंस के स्टूडेंट के पास है, जितना ऑप्शन कॉमर्स के स्टूडेंट के पास है, उतना ऑप्शन आर्ट्स के स्टूडेंट के पास नहीं होता। ये तो पहली बात आप नोट कर लो, बिकॉज साइंस
फील्ड में जो है उसका एक वाइड एरिया होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनके पास, इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड में जा सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे फर्स्ट सपोज करो कोई स्टूडेंट है जो आर्ट्स फील्ड में है और अभी नाउ टाइम क्लास 12th में है। कहां पे? क्लास 12th में। सपोज करो उसके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक लैंग्वेज होगा, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, फिजिकल एजुकेशन या होम साइंस या म्यूजिक, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, या होम साइंस या म्यूजिक। तो सपोज करो कोई स्टूडेंट है, 2022 का एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, 2022 में सपोज करो कोई स्टूडेंट है जिसने आर्ट्स फील्ड में, क्लास 12th में अभी नाउ टाइम, उसके पास सब्जेक्ट एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, या तो पॉलिटिकल साइंस है, या तो इकोनॉमिक्स है, या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी है। एक लैंग्वेज है इंग्लिश, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन या होम साइंस या म्यूजिक। अब वो धुरंधर ये समझ के बैठा है कि मैंने आर्ट्स इसीलिए लिया ताकि कम पढ़ना पड़े। उस धुरंधर को ये नहीं पता कि आर्ट्स में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है और यहां ऑप्शन कम, इसलिए ज्यादा मेहनत करना है। आप अगर कंपेयर करोगे तो साइंस फील्ड के स्टूडेंट के पास एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो साइंस का अगर एक स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ना पढ़े, बट हां वो किसी भी फील्ड में अगर थोड़ा बहुत भी एवरेज भी पढ़ ले तो वो वहां तक पहुंच जाता है। कॉमर्स में भी काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के स्टूडेंट के पास एक तो ऑप्शन कम है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अभी बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। आप लोगों के पास एक तो ऑप्शन ज्यादा है नहीं, बहुत कम ऑप्शंस है। आफ्टर 12th के बाद मैं बात कर रहा हूं ना, आधे तो समझ रहे होंगे कि सर 12th में बात आ रहे हैं। नो, सपोज करो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 2022 में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एक्स, स्टूडेंट का नाम है, और स्टूडेंट ने स्ट्रीम क्या ले रखा है? 12th में आर्ट्स ले रखा है। 12th में 2022 में एग्जाम देगा वो। उसके बाद सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। अब ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में एक तो ऑप्शन बहुत कम है। आफ्टर 12th के बाद आप लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या होता था 2022 से पहले, तो सपोज करो इस एक स्टूडेंट ने आर्ट्स से 12th क्लास एग्जाम पास कर लिया। एग्जाम पास करने के बाद अभी क्या करेगा? एडमिशन लेगा कॉलेज करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। अब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है आफ्टर 12th के बाद? अगर हम आफ्टर 12th के बाद बारे में बात करें, आफ्टर 12th एक आर्ट्स का बच्चा है जो है एक्स, ये एक्स जो स्टूडेंट है इसने 12th 2022 में क्लियर कर लिया सपोज करो, तो इसके पास ऑप्शन क्या है? ये आगे जाके क्या कर सकता है? ये बीए कर सकता है। ऑप्शन इसके पास यही है कि क्या कर सकता है? ये बीए कर सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए ऑनर्स, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ऑनर्स कर सकता है, या तो बीए प्रोग्राम कर सकता है, बीए प्रोग्राम ये कर सकता है, या तो मास कॉम कर सकता है, मास कम्युनिकेशन मीडिया लाइन में जा सकता है, या लाइक बहुत सारे अनादर भी हैं जैसे बीए इन टूरिज्म, बीए इन टूरिज्म। ज्यादा स्कोप नहीं है, पर आर्ट्स के स्टूडेंट के पास ज्यादा स्कोप नहीं है। वो ग्रेजुएशन करने जाएगा आफ्टर 12th के बाद, जब कॉलेज जाएगा तो उसके पास यही ऑप्शन है, मेन तो यही ऑप्शन है। बाकी आजकल बहुत सारे और भी अनादर भी आ गए हैं, बीसीए वगैरह, तो उसमें भी जा सकते हो। सो मेनली अगर हम बात करें तो एक तो है बीए ऑनर्स। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं आफ्टर 12th के बाद, ऑनर्स मींस आपको एक फिक्स सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप करोगे। अगर 12th में आपको हिस्ट्री अच्छी लगती थी तो आप आगे कॉलेज में जाके जब ग्रेजुएशन करोगे आप अपना मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री बना लोगे, तो वो हो गया बीए हिस्ट्री ऑनर्स। अगर किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है, मैं अपना मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी से करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? बीए ज्योग्राफी ऑनर्स। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरे तो पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है, मैं तो उसी से आगे पढ़ाई करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा जाकर आगे, तो वो क्या करेगा? पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करेगा, यानी कि बीए पॉल साइंस ऑनर्स।
तो ये तो ऑनर्स हो गया। अब कोई मान लो बहुत ढीला ढाला है, एवरेज बच्चे भी होते हैं जिनको बस कागज चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है ऑनर्स वगैरह से, बिकॉज ये जो ऑनर्स होता है थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा टफ होता करना ऑनर्स को। बट कोई स्टूडेंट है जिसको थोड़ा बहुत अपना काम चलाना है, उसको अपने पिताजी का बिजनेस संभालना आके आगे, तो उसने कहा कि भैया मेरे को ऑनर्स मोनर्स नहीं करना, मैं तो सिंपल सा बीए प्रोग्राम कर लूंगा। अब बीए प्रोग्राम में क्या, जैसे 12th में आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, सब कुछ मिला जुला के बीए प्रोग्राम का मतलब सब कुछ मिक्स करके आप पढ़ोगे। बीए प्रोग्राम मतलब सब कुछ आप मिक्स करके पढ़ोगे, आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे आपका 12th में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, पॉल साइंस भी पढ़ रहे हो, इको भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ है वो भी पढ़ रहे हो, तो बीए प्रोग्राम मतलब आप सब कुछ मिक्स करके पढ़ोगे। तो जिसको आगे जाके फ्यूचर में कुछ करना नहीं है, उसको बस चाहा कि हमारा पिताजी का बिजनेस है वही संभालना है, बस नाम के लिए कॉलेज जाना है और ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एक डिग्री ले लेंगे, तो वो बीए प्रोग्राम कर लेते हैं। या कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बीए ऑनर्स करना होता है, बीए ऑनर्स, पर यहां ऑप्शन नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, सीटें नहीं मिलती, तो इसलिए वो लोग आके क्या कर लेते हैं, वो बीए प्रोग्राम कर लेते हैं। एक ही हो गया आपका मास कम्युनिकेशन, जिनको आगे एंकर, मीडिया, आज तक में सनसनी, वारदात, आज की ताजा खबर, उन सब में जाना है, मीडिया लाइन में जाना है, वो मास कम्युनिकेशन करते हैं। जिसको आगे टूरिज्म के फील्ड में जाना है तो वो बीए करता है, वो भी किसमें, टूरिज्म ऑनर्स। ये भी एक पढ़ाई है, टूरिज्म ऑनर्स। जैसा आप लोगों ने सुना होगा मेक माई ट्रिप, गो आई विवो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में जो लोगों को पैकेज देते हैं कि आप जाओ घूमने, 3 days 2 night, 4 days 3 night, जो भी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वहां सब टूरिज्म फील्ड में वर्क करते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ और भी हैं छोटे मोटे। तो आफ्टर 12 के बाद स्टूडेंट के पास यही ऑप्शन है बस। अगर हम अपने आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, और बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, हमारे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। और क्या ऑप्शन आपके पास, बच्चे ज्यादातर या तो बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, मास कम्युनिकेशन या बीए टूरिज्म, यही सब करते हैं, या फिलोसफी, बीए, वो भी किसमें, फिलोसफी ऑप्शन है। सोशियोलॉजी, बीए इंग्लिश ऑनर्स भी करते हैं स्टूडेंट, बीए इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स भी करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बस इतना ही है। अब सपोज करो ये जो स्टूडेंट था एक्स नाम का, इसने 12th तो पास कर लिया। 12th पास करने के बाद ये क्या करना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है। अब ये जो एक्स नाम का स्टूडेंट है काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा, काफी समझदार, और आगे फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाहता है। तो इसका मेन टारगेट क्या है कि मुझे जाके बीए ऑनर्स करना, वो भी किसमें, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है। इसका मेन टारगेट है कि आफ्टर 12 के बाद मुझे बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है और मैं जाके क्या करूंगा, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करूंगा। ओके, ये इसका पूरा टारगेट है। अब 2022 में जब ये 12 का एग्जाम देगा, बोर्ड एग्जाम यानी कि टर्म 2 का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद इसके पास ऑप्शन है इनमें से कोई एक, तो इसने सिलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे तो करना है बीए हिस्ट्री ऑनर्स। अब कहां से करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे पास दिल्ली एनसीआर में जो टॉप कॉलेज हैं वो कौन कौन से, एक तो है डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद और एक क्या है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। उसके बाद क्या है, जामिया, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द भी बोलते हैं, ये भी दिल्ली में है। और एक क्या है, अंबेडकर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। दिल्ली में मेनली ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मीन्स बड़े टॉप के कॉलेजेस हैं ये। इसके अलावा देश के कुछ और जो हैं वो क्या है, एक तो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये, बनारस, यूपी में। मदन मोहन मालवीय जी ने इसके फाउंडिंग किया था 1916 के टाइम पे। उसके बाद एक है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये देश के बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से ये 4 तो हमारे दिल्ली में ही हैं, क्योंकि हम दिल्ली में हैं। मैं बेसिकली अपने दिल्ली के स्टूडेंट के लिए ये गाइडेंस दे रहा हूं कि ताकि आप लोग कहीं बाहर ना जाओ। तो मुझे अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी ये आइडिया देना है, बट मेरा मेन टारगेट है कि हमारे दिल्ली के बच्चे कम से कम इस अपॉर्चुनिटी को कैच करें। तो मेनली ये सब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी है, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वैसे है तो बहुत ज्यादा, 100 के भी मोर देन 100 है, पर सीयू सेट में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है। अब दिल्ली के आसपास जो है वो मेन क्या है, एक तो है डीयू, ये दिल्ली में है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। इसके अलावा 2 और पॉपुलर यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस यूपी में ही है, और एक है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में। सर सैयद मोहम्मद खान बहुत बड़े विद्वान इंटेलिजेंट इंसान थे, जिन्होंने ये सर सैयद ने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास को सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब इस एक्स ने क्या कहा, इसने कहा कि 12th मेरा क्लियर हो गया, 12th करने के बाद अब मुझे बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है। कहां से करना है, इसने कहा ड्यू से करना है। तो ड्यू इसको एडमिशन नहीं देगा, 2022 से ड्यू इसको एडमिशन नहीं देगा। ड्यू ने साफ साफ कह दिया अपने नोटिफिकेशन में, आप ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हो। नवंबर 28 को ड्यू की मीटिंग थी, ड्यू ने साफ साफ कह दिया है कि 2022 में हम किसी भी बच्चे को इस एंट्रांस एग्जाम के बिना किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन नहीं देंगे। तो अब ये जो एक्स नाम का स्टूडेंट है, ये करना चाहता है बीए हिस्ट्री ऑनर्स, इसने अपना सिलेक्शन किया और ये चाहता है कि मैं ड्यू से करूं। तो ये गया ड्यू में कि सर मेरे 12 का रिजल्ट कितना है, 96%। ड्यू ने कहा अच्छा, वाह वाह गुड सर, मुझे बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना। ड्यू ने कहा नहीं, पहले ये एग्जाम दे के आओ, उसके बाद हम आपको एंट्री देंगे। पहले एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसमें क्या नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट, यानी कि CUCET। इसने कहा अच्छा। फिर ये गया जेएनयू के पास, जेएनयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसने कहा जेएनयू में एडमिशन ले लेता हूं बिना एग्जाम के। जेएनयू के पास गया तो जेएनयू ने भी मना कर दिया, करा नहीं लूंगा, पहले एग्जाम देगा। कौन सा, यही। फिर ये गया जामिया के पास, कह रहा यहां भी पूछ लेता हूं एक बार। जामिया के पास गया तो जामिया ने मना कर दिया, कह रहा नहीं भैया, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है, हम सबको एडमिशन देंगे इसी के थ्रू। अच्छा, ये फिर गया अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पास, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ये कह रहा अच्छा ठीक है, मैं एक बार यूपी में भी ट्राई मार लेता हूं। तो ये गया हिंदुस्तान के सबसे टॉप के कॉलेजों में नाम शामिल इन दोनों का, बीएचयू एएमयू। बच्चे एडमिशन के लिए रोते हैं, और जिसकी एडमिशन यहां हो जाती है तो वो आप मान सकते हो कि स्वर्ग पहुंच गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एएमयू का लेवल इतना हाई है हमारी कंट्री में कि स्टूडेंट यहां पे एडमिशन पाने के लिए 2-2 साल से तैयारी करते हैं। तो ये फिर बीएचयू गया, कह रहा अच्छा बीएचयू में पूछ लेता हूं। बीएचयू ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, इसी के थ्रू देंगे। फिर ये एएमयू आया, कह रहा इसमें भी पूछ लेता हूं, तो इसने भी मना कर दिया। अब ये एक्स नाम का स्टूडेंट कंफ्यूज है, कह रहा यार इतने सारे एग्जाम दूंगा क्या मैं? नहीं, मेन गेम ये है कि गवर्नमेंट ने जो CUCET इंट्रोड्यूस किया 2022 में। CUCET का मतलब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रांस टेस्ट। कॉमन एंट्रांस टेस्ट मतलब एग्जाम एक ही होगा, सिलेबस एक ही है, एग्जाम जो है वो एक ही होगा, सिलेबस भी एक ही है। ये बच्चा जो है एक्स नाम का स्टूडेंट, ये एक ही एग्जाम देगा CUCET 2022 में। एग्जाम देने के बाद जब ये एग्जाम क्लियर करेगा, एग्जाम क्लियर करने के बाद इसकी रैंक आएगी। मान लो इसकी रैंक आ गई कितनी, रैंक 1, रैंक 1 आ गया इसका। तो जब इसका रैंक 1 आ गया, वो इनमें से मतलब जितने टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितना है CUCET के अंदर, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उनको इसमें इंक्लूड किया है। तो जिस स्टूडेंट का रैंक 1 आया है उसको तो हर कोई कॉलेज बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ मेरे पास एडमिशन लो, आ जाओ आ जाओ। तो इस स्टूडेंट ने
CUCT का एग्जाम दिया 2022 में। जब CUCT का एग्जाम दिया तो इसने एग्जाम क्लियर कर लिया, नंबर 1 रैंक आया, फर्स्ट पोजीशन आया इसका। अब ये जो स्टूडेंट है, एक्स नाम का स्टूडेंट, ये एलिजिबल है, वो किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता है, कोई कॉलेज उसे मना नहीं करेगा। सपोज करो इसी स्टूडेंट का अगर रैंक 100 भी आया होता, क्योंकि इसने क्लियर तो किया है, 100 भी आया होता, क्लियर करना है आपको, इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। और ये एग्जाम इतना भी टफ नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, मीडियम लेवल में हम मान सकते हैं। और इस साल से तो होगा ही होगा, कोई दुनिया की ताकत इसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट ईयर होना था, लास्ट ईयर पेंडेमिक के वजह से इसको स्टॉप किया गया। बट इस ईयर इस एग्जाम के बिना तो कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देने वाला। बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप स्टेट, किसी स्टेट में चले गए, किसी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जाकर आपने एडमिशन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है, जहां बच्चे एडमिशन पाने के लिए रात रात दिन बैठ के मेहनत करते हैं, ये आपको एडमिशन नहीं देगा, चाहे वो DU हो चाहे वो JNU हो। अच्छा, तो अब मान लो स्टूडेंट का रैंक 100 आया, तो 100 के अकॉर्डिंग इसका लिस्ट में जहां पे भी नाम आएगा, अगर इसका नाम इस DU में आ गया तो वो DU में एडमिशन ले लेगा, JNU में आ गया तो JNU में एडमिशन ले लेगा, जामिया में नाम आ गया, मतलब जहां नाम आएगा अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग वहां वो एडमिशन लेगा। तो यही है CUCET। अब मेन बात ये आती है कि CUCET में मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 2022 में CUCET का एग्जाम दिया, एग्जाम दे दिया, कितनी सीटें हैं अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कितनी सीटें हैं, बट ये एग्जाम होगा 100% है। तो इसीलिए आप इसकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करना स्टार्ट करो अभी से, और थोड़ा सा माइंड में इन चीजों को लेकर रखो, बिकॉज आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी, एडमिशन नहीं मिलेगा। बेसिकली जो हमारे दिल्ली के स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं कि जाएंगे DU में और दे देंगे सर्टिफिकेट कि लीजिए और एडमिशन दीजिए, नहीं, वो सिस्टम अब बंद हो चुका है। इसीलिए ये एग्जाम तो पहले भी था, पर पहले लिमिटेड था, अब इस एग्जाम को अनलिमिटेड कर दिया गया है और ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो जब ऐड किया गया तो कुछ गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया। जो CUCET 2022 एग्जाम होगा, इसमें मान लो किसी स्टूडेंट को, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, लिमिटेड ऑप्शन है, मींस बहुत सारे तो नहीं है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब सपोज करो कि किसी को BA ऑनर्स करना है, या किसी को BA प्रोग्राम करना है, या किसी को मास कम्युनिकेशन करना है, या किसी को BA इन टूरिज्म करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। अब CUCET 2022 में मैक्सिमम अगर हम देखें, वैसे तो 45 यूनिवर्सिटीज के नाम है इसमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया के टॉप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। बट जो हमारे दिल्ली एंड NCR के स्टूडेंट के पास ऑप्शन है वो है, एक तो है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक है JNU, और एक है हमारा जामिया, एक है हमारा अंबेडकर, एक है हमारा BHU जो यूपी में है, एक है हमारा AMU जो यूपी में है। बेसिकली ये मान लो, वैसे तो 45 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 45, सबका नाम लिखूंगा तो रात खत्म हो जाएगी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अब इन सबका एक ही कॉमन, जितने भी 45 के 45, जितने भी टोटल 45 के 45 जो यूनिवर्सिटी हैं, इनका एक ही कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा जो 2022 में होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, CUCET, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबका एक ही एग्जाम होगा। और वो एग्जाम लेगा कौन, कंडक्ट कौन करेगा, NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, NTA जो है वो ये एग्जाम लेगा सबका, जितने भी टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, DU से लेकर जामिया, JNU, अंबेडकर,
पहले क्या होता था, ड्यू अपना अलग एग्जाम लेता ही नहीं था, जेएनयू लेता था वो अपना अलग एग्जाम लेता था, जामिया एग्जाम लेता था अलग एग्जाम लेता था, अंबेडकर लेता ही नहीं था, बीएचयू लेता था अलग एग्जाम, एएमयू लेता था अलग एग्जाम। बट अब से नहीं, 2022 से इन सबका एक ही एग्जाम होगा। मतलब ड्यू में भी वही एग्जाम, सिलेबस वही, सबका सेम, क्वेश्चन पेपर सेम होगा सबका, सिलेबस भी सेम होगा। अब एडमिशन कैसे पाना है सबको, ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि हमें यहां पे एडमिशन कैसे लेना है, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो मीन्स हमारा जामिया हो या बीएचयू, एडमिशन कैसे लेना है। सो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होगा 2022 में। अब इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेगा कौन, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये एग्जाम लेगा। अब ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इस टेस्ट में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट ए जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स, और पार्ट बी जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन होंगे 120, जिसमें से आपको 100 अटेम्प्ट करना है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 120, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 100। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा 2022 में दो पार्ट है उसके, पार्ट ए होगा आपका 50 मार्क्स का, पार्ट बी होगा 100, मीन्स 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब मान लो किसी बच्चे को बीए ऑनर्स करना है तो भी वो यही एग्जाम देगा, किसी बच्चे को बीए प्रोग्राम करना है तो भी वो यही एग्जाम देगा, किसी बच्चे को मास कॉम करना है तो भी वो यही एग्जाम देगा, किसी बच्चे को बीए टूरिज्म करना है तो भी वो यही एग्जाम देगा, कोई साइंस वाला तो भी वो यही एग्जाम देगा, कोई ह्यूमैनिटीज वाला है तो भी वो यही एग्जाम देगा, कोई कॉमर्स वाला तो भी वो यही एग्जाम देगा। बट फर्क क्या है, फर्क इतना है कि जब ये एग्जाम होगा आपका मई जून, आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, उसके 2-2.5 महीने का टाइम होगा, मई जून में एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम जो है CUCET 2022, ये लेगा कौन, NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। अब इस CUCET के जो दो पार्ट हैं, क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पार्ट ए में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 100 अटेम्प्ट करना है। अब ये जो पार्ट ए है ये क्या होगा, एप्टीट्यूड, इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट ए जो है ये कॉमन होगा, जिसमें आपका जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, कुछ नॉर्मल मैथमेटिक्स, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी सिलेबस के बारे में कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा हम आपको अपडेट करेंगे कि सिलेबस क्या है। ये CUSET का पहले से जो पैटर्न है वो यही चलता आ रहा है, तो लगभग यही पैटर्न ही होगा, लगभग, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करेंगे तो ठीक है। पार्ट ए जो है उसमें क्या आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। जो स्टूडेंट 2022 में CUSET का एग्जाम देंगे उनके दो पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में। पार्ट ए, जैसा आप लोगों का भी टर्म 1 टर्म 2 में ABC 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवीजन था, ऐसे ही पार्ट ए जो होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस ये सब आएंगे, मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चंस, लॉजिंग, रीजनिंग और कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब थोड़े 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 मार्क्स का। जो पार्ट बी होगा ये आपका स्पेसिफिक होगा, ये आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट क्या करना चाहता है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है, तो ये जो पार्ट बी है यहां पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। ये कितना होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 120, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट करना है 100 क्वेश्चन।
ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने CUCET के फॉर्म फिलअप करते टाइम ये डिसाइड किया कि मुझे BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, मुझे आगे की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस में करना है, तो ये जो पार्ट बी का आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस पे। कोई कहता है कि नहीं मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, तो ये पार्ट बी ये सबका सेम होगा। जो साइंस वाला स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी सेम होगा, जो कॉमर्स वाला दे रहा है उसके लिए भी सेम होगा कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो ह्यूमैनिटीज वाला एग्जाम दे रहा है वो उसके लिए सेम होगा, पर जो पार्ट बी होगा वो चेंज होगा। अब मान लो कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना, आगे जाके मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करनी है, तो पार्ट बी में जो 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो ये लगभग क्वेश्चन पेपर जो है वो इसी फॉर्मेट में आएगा। एंड नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। जो मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन करेक्ट पे आपका +4 मार्क्स, एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो +4 मार्क्स, एंड अगर एक गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी -1। तो मतलब करेक्ट पे +4, नेगेटिव में -1, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, ये क्लियर हो चुका है। तो +4 जो है वो पॉजिटिव मींस आपका जो करेक्ट पे, और -1 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग तो -1 डिडक्ट हो जाएगा। तो सही करने पे +4 और रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे आपका क्या होगा -1। सो इस तरह का इसका टोटल फॉर्मेट है। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा सर एडमिशन कैसे मिलेगा। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, जब रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट के बाद आपको रैंकिंग मिलेगा, रैंक 1 2 इस तरीके से, कितना अप्रोक्सीमेट 50,000 तक लगभग। वो भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, सबको ऐड करके बताया मैंने, किसी एक को नहीं, सबको ऐड करके मैक्सिमम। तो 50,000 आपका रैंक मैक्सिमम जाएगा। अगर मान लो किसी की रैंक कितना आया है 20,000 रैंक आया, तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का रैंक 20,000 आया है तो उस रैंक के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिलेगा, या तो ड्यू मिलेगा, JNU मिलेगा, या जामिया, या अंबेडकर, या BHU, या MU, जो उनके लिस्ट में होगा। आप कहोगे कि सर मुझे ड्यू चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया जाएगा, आप डिसाइड नहीं करोगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपने जितना स्कोर रखा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका रैंक मान लो, किसी का रैंक मान लो कितना आया है 500, तो 500 रैंक आया, मतलब आप टॉप 500 में आपका नाम आया है, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट में नाम दिया जाएगा कि आपको एडमिशन जामिया में मिलेगा। तो आपको उसी कॉलेज में जाना होगा, उसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई करनी होगी। आप अपने मन से, हाँ आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, आप अपने चॉइस में दे सकते हो कि कोई 4 यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटी। आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर 1 रख दिया ड्यू, और सेकंड नंबर पर रख दिया आपने अपना अंबेडकर यूनिवर्सिटी मान लो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। तो जब रैंक आएगा, मान लो किसी बच्चे ने रैंक कितना आया है 25,000 रैंक आया है, तो 25,000 रैंक में आपका फर्स्ट चॉइस क्या था ड्यू। तो ड्यू में अगर जगह होगी, ऑप्शन होगा तो आपको दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपको कहां, अंबेडकर आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है उस पर एडमिशन दिया जाएगा। इस तरीके से इसमें एडमिशन जो है वो मिलेंगे। अब बात यह है कि इसमें सिलेबस किस टाइप का आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज में इसलिए आते हैं ताकि उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर अब रूल चेंज कर दिया है, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका टर्म टू का जो सिलेबस है, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो लास्ट क्लासेस में आप लोगों को समझाया था कि हमारे बेसिकली CBSE बोर्ड के जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनका टर्म 2 का सिलेबस क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है हिस्ट्री का, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस मेन, एंड इनके अलावा जो इकोनॉमिक्स, और जो आपका किसी के पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो भी है, तो बेसिकली मैं तो इन तीनों की बात करूंगा।
तो बेसिकली आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन्हीं में से पूरा आपका पार्ट बी जो होगा वो इन्हीं में से होगा। इसका मतलब अगर आपने टर्म 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा तो आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CU/CET भी क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, CU/CET में कुछ और भी आएगा जो टर्म 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, और टर्म 1 का जो टॉपिक है वो आपको उस टाइम पे फिर करवाया जाएगा कि जिस टाइप के उसके सिलेबस होंगे। बट अभी के लिए आपके पास टास्क ये है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि कोविड बढ़ जाएगा, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और ये एग्जाम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एग्जाम इस बार जरूर लेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ले, और एग्जाम ऑनलाइन ही लेंगे। पर ऑनलाइन का मतलब आप घर पे बैठकर एग्जाम नहीं दोगे, ऑनलाइन सेंटर होंगे, वहां जाकर आप लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्जाम दोगे। सेंटर बनाया जाएगा ऑनलाइन सेंटर, ये नहीं कि आप लोग घर पे लैपटॉप में बैठ के आप लोग एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सो कुछ सिलेबस टर्म 1 का आएगा और कुछ टर्म 2 का। तो बेसिकली अभी आपके पास टास्क ये है कि आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस जो टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। क्योंकि यहां अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा तो आपका डबल बेनिफिट, एक तो आपका टर्म 2 जो बोर्ड एग्जाम है, जो CBSE का बोर्ड एग्जाम मींस फाइनल एग्जाम, उसमें आपकी स्कोरिंग अच्छी आ जाएगी, रैंकिंग अच्छी आ जाएगी, परसेंटेज अच्छा आ जाएगा, प्लस इसका बेनिफिट फिर आपको CU/CET में भी मिलेगा, CU/CET में भी मिलेगा। ओके, सो CU/CET बेसिकली यही है। और ये एग्जाम पहले भी हुआ करते थे, बट पहले इनको इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया था। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को इसीलिए प्रमोट किया ताकि आपका जो एक क्वालिटी है वो क्वालिटी डेवलप हो। मैं एक ही बात कहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का आगे फ्यूचर में सपना है कि हमें गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, प्रिपरेशन करना, आइदर बैंकिंग PO, आइदर UPSC, आइदर SSC, या आगे हमें एजुकेशन फील्ड से टच में रहना है, या हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, तो उन स्टूडेंट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको इसकी प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि इसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप अपना सपना भूल जाओ, आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके ही एडमिशन लेना होगा, और आई थिंक वो भी ना दें, और वो देंगे तो जैसा भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो देंगे तो सीधा डोनेशन। और हम सबको पता है कि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डोनेशन कितना लगता है, 1000-2000 की बात नहीं, सीधा 5-6 लाख रुपए, 5 to 6 लाख रुपए सीधा चाहिए उनको। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, वहां पे लगभग इतना ही है, 4 से 5 लाख तक आपका खर्चा हो जाता है। ऊपर से आप जितने टॉप के यूनिवर्सिटी मींस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां आपका डोनेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका कोई डोनेशंस नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज है। इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में इन्हीं का नाम आता है। आप इस BHU के सामने किसी और यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दो तो टिक भी नहीं पाएगा, आप AMU के सामने किसी और यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दो तो टिक भी नहीं पाएंगे। इनका लेवल इतना ज्यादा है और इतना ग्रेटेस्ट लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब फॉरेन कंट्री से लोग यहां पढ़ने के लिए आते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। फॉरेन कंट्री से BHU और AMU ऐसे 2 हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां अफगानिस्तान, इराक, ईरान से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, इतना नाम है इनका। पर यहां एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CU/CET क्लियर करना पड़ेगा, या चाहे वो DU हो, चाहे JNU हो, चाहे जामिया हो, चाहे अंबेडकर, इंडिया के किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उसके लिए आपको CU/SET जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। और CU/SET के लिए आपका मेन टारगेट है कि अभी जो आपका टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है, जो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, जिन स्टूडेंट के पास ये है, या जो भी आपका इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, आप उनको अच्छे से करो। क्योंकि बेनिफिट इसका क्या होगा, एक तो आपका टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा, प्लस आपका CU/SET का एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज पार्ट B जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर में, वो आपका इसी के थ्रू ही आएगा, जो आपका मेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो आपने 12th में पढ़ा है। साइंस वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनमें से कोई सिलेक्ट करेगा, कॉमर्स वाला
अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, उनमें से कुछ सिलेक्ट करेगा। और हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस में से कुछ सिलेक्ट करेंगे। तो सच्चाई यही है, CUCET। सो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, बिकॉज अगर आपका अभी से टर्म 2 का सिलेबस, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ना तो आप CU सेट क्लियर कर पाओगे, ना तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स में टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, मोर देन 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स, बस मैक्सिमम 2.5 मंथ्स, उतना ही टाइम है। सो आपको करना है मेहनत, वो भी बिल्कुल लगन से, और ऐसा मेहनत करना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो। ओके, सो इसी के साथ विदा लेंगे। थैंक यू सबको, धन्यवाद।